बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। उस चैप्टर का नाम है और ठोस अवस्था नामक चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो पहले वो लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और उसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ, जैसा कि हम सभी को पता है, पदार्थ के द्वारा ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। धरती, आकाश, पाताल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जो भी बना है वो सब क्या है? पदार्थ से बना है। और पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। जो पहली अवस्था होती है वो ठोस होती है, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। द्रव और गैस हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, जो कि 12th का चैप्टर है, पहला चैप्टर है ठोस अवस्था 12th में, NCERT में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सबसे पहले ठोस होता क्या है, इस विषय पे हमें चर्चा करना है। ठोस, आप लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड मतलब उनके अणु अत्यधिक पास पास होते हैं, अंतरा अणु आकर्षण बल का मान अधिक होता है, जिसकी वजह से अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। किसमें? ठोसों में। तो वही बात हमें लिखना है, लिख लीजिए। आइए लिख लेते हैं। वह पदार्थ जिनके अणु संघटक अणु, वह पदार्थ जिनके संघटक अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। ये अत्यधिक पास पास क्यों होते हैं? इन अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान अत्यधिक होता है। किसका? अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान। लिख सकते हैं कि इनमें आकर्षण बल का मान अत्यधिक होता है। इनके अणुओं, अणु की जगह परमाणु आयन भी कर सकते हैं, अभी आगे हम बताएंगे। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान अधिक होता है। ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं। और ये पास पास क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान अधिक होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग यहाँ चाहें तो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, इनके अणुओं को दिखा देंगे एक दूसरे को टच करते हुए। ये होता है ठोस। यहाँ भी होंगे, ढेर सारे होंगे, तो आप लोग समझ लेंगे कि यही हमारा ठोस है, सॉलिड है। एक मैंने आपको बना के दिखाया, मतलब इनके अणु अत्यधिक पास पास हैं, एक दूसरे से सटे हुए। ये ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस। सॉलिड के अणु हो गए। अब हम बात करते हैं ठोस पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं। ठोस पदार्थों के गुण तो लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। ठोस पदार्थों के गुण। जो पहला गुण होता है बच्चों, आकार, आयतन और द्रव्यमान। आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होते हैं। आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। नंबर दूसरा अगर हम बात करें, नंबर दूसरे में क्या कह सकते हैं? ये असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य
होते हैं। असंपीड्य का मतलब कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं। जैसे चौक है तो चौक को हम दबा नहीं सकते हैं, ज्यादा फोर्स करेंगे टूट जाएगी लेकिन दबेगी नहीं। मतलब चौक एक प्रकार का ठोस है और ये असंपीड्य है। असंपीड्य का मतलब उसको जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, दबाकर उसके आकार में परिवर्तन ना किया जा सके, वो असंपीड्य होते हैं। अच्छा, नंबर तीसरा पॉइंट हम अगर बात करें तो बच्चों तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इनके अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान अधिक होता है। इनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान अधिक होता है, हाई होता है। अंतरा अणुक आकर्षण बल आप समझना चाहेंगे। अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान क्या होता है? अणुओं के मध्य एक अणु को दूसरे अणु से जोड़ने के लिए जो बल कार्य करता है उसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। मतलब अणुओं को आपस में बांधे रखने का एक बल कार्य करता है जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अगला, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो बच्चों चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लीजिए पहले सभी लोग इसको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड की। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस के प्रकार। ठोस बच्चों मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टली और एक अक्रिस्टली। तो कहेंगे ठोस कितने प्रकार का होता है? दो। पहला क्रिस्टली ठोस, जिसे इंग्लिश में आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस। ठोस के दो प्रकार होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टली ठोस की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो पहला हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टली ठोस क्या होता है? अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहुंच चुके हैं। अब यहां से लग रहा है कि 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले लग रहा था कि हम लोग 10th और 9th की चीजें, और वास्तव में छोटी चीजें हैं वो, लेकिन बिना स्टार्टिंग लेवल जाने, बिना बेस पॉइंट जाने हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ से ओरिजिनल सॉलिड स्टेट आपका चालू हो रहा है। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही सोचने वाला टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आनंद आएगा इसमें। ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा यहाँ थियोरेटिकल पोर्शन है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, लेकिन ये समझे रहेंगे तो आगे बहुत आनंद, मजा आने वाला है। चलिए, क्रिस्टली ठोस क्या होता है? पहला पॉइंट इस पे लिखते हैं, नंबर 1, इसके घटक कण परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में दीर्घ परास में जुड़े होते हैं। पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में दीर्घ परास में जुड़े होते हैं। निश्चित क्रम, दीर्घ परास क्या होता है बच्चों?
निश्चित क्रम दीर्घ परास का मतलब है कि ठोस के अणु एक निश्चित क्रम में जुड़े होंगे, निश्चित परमाणुओं में। कैसे, सुनना जरा। संघटक कण का मतलब जिनसे ठोस बना हुआ है, परमाणु से भी ठोस बन सकता है, अणु से भी बन सकता है, आयन से भी बन सकता है। तो जिनके अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े, निश्चित का मतलब पहले समझिए। जैसे मान लीजिए अभी हम मानते हैं कोई हमारा अणु है या परमाणु है, ए है, तो मान लीजिए ए है, ए का एक परमाणु हो गया। अब किसका मानेंगे, बी का, ए बी, मतलब यहाँ ए बी, फिर ए बी, ए बी, फिर किसको, बी को लेंगे, ये क्या होगा, बी ए बी ए बी ए। यहां पर आप ये नहीं कि ए से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बी से भी स्टार्ट करिए, लेकिन एक अल्टरनेट कर दीजिए। अब यहां पर अगला लेंगे हम, अगला स्टेप, ये क्या होगा, बी ए बी, फिर यहां पर ए हो जाएगा, बी, फिर ए बी ए बी। नीचे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ऊपर कहीं भी ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार देखिए, ए बी ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी, ये एक निश्चित क्रम है। क्या है बच्चों, निश्चित क्रम है। कहने का मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस का पहला गुण है। अगर हम दूसरा गुण देखें तो कहेंगे ये विषमदैशिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। ये विषमदैशिक होते हैं। मतलब क्या कहेंगे, विषमदैशी, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, विषमदैशी। अब ये विषमदैशिकता का गुण समझिए, विषमदैशिक कैसे होते हैं उस विषय को जानिए, समझिए, देखिए। बच्चों विषमदैशिक का मतलब क्या है, अगर हम इस क्रम में जाएं, सीधा सीधा ध्यान से देखिएगा, तो ए बी, मतलब अगर हम ऐसे जाते हैं, देखिए ये ऐसे आए तो क्या मिला, ए बी ए बी ए बी, मतलब एक क्रम मिला। लेकिन अगर हम ऐसे चले जाएं, कैसे चले जाएं, ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से हम गए तो ए मिला। अगर हम ऐसे चले जाएं, इस प्रकार से हम गए तो बी मिला। अगर फिर हम ऐसे चले जाएं तो क्या मिला, ए मिला, फिर ऐसे बी मिल जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए बात को। अगर हम फिर ऐसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ये देखिए, अगर हम ऐसे जाते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी। कहने का मतलब ऐसे जाएंगे तो ए बी मिलेंगे, अल्टरनेट क्रम में मिलेंगे। लेकिन तिरछा जाएंगे तो ए या बी ही मिल रहे हैं, समान प्रकार के अणु मिल रहे हैं। मतलब इधर से जाने पर कोई और दिशा और इधर से जाने पर कोई और दिशा, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर समझना जरा ध्यान से। विषमदैशिक का मतलब है कि इधर से गए तो ए बी मिले, मतलब अल्टरनेट क्रम में परमाणु मिले, और ऐसे गए तो ए मिले, बी मिले, मतलब तिरछा जाने पर, तिर्यक जाने पर हमें सेम प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं और सीधे जाने पर हमें अल्टरनेट क्रम में वही परमाणु मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, विषमदैशिक है। इसकी दिशा समान नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जैसी दिशा नहीं है। ऊपर जाने पर कुछ और मिल रहे हैं, एकदम सीधे जाने पर कुछ और, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, विषमदैशिक। ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों तीसरा पॉइंट अगर बात करेंगे तो कहेंगे इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं इसकी। हाँ, तीसरा पॉइंट 3 कैरेक्टर हो गए। चौथा गुण देखेंगे, चौथी प्रॉपर्टी, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। और अगला प्रॉपर्टी देखा जाए तो कहेंगे इन्हें वास्तविक ठोस
ट्रू सॉलिड कहते हैं। इन्हें वास्तविक ठोस ट्रू सॉलिड कहते हैं। अगला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप बात करिए NaCl क्रिस्टली सॉलिड है, KCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्वार्टज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और आप क्या कहेंगे, और आप ले लीजिए CaF2 और ZnCl2। ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार आपको क्लियर करा देता हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के घटक कण, परमाणु अणु या आयन या परमाणु अणु आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। ये आपको निश्चित क्रम में मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया ये विषम दैशिक होते हैं, मतलब ऐसे जाने पर दूसरी चीज मिलती है, ऐसे जाने पर, ऊपर जाने पर कुछ और, सामने आने पर कुछ और, मतलब इनकी दिशाएं समान नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, विषम दैशिक कहते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने पढ़ाया आपको, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। चौथा मैंने पढ़ाया इन्हें वास्तविक ठोस ट्रू सॉलिड कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये। अब हम बात करेंगे बेटा अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के पहले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, पहला गुण क्या होता है, पहला कैरेक्टर, इनके घटक कण वही परमाणु अणु आयन या समूह ले सकते हैं आप लोग। घटक कण लघु परास व्यवस्था में होते हैं। इनके घटक कण लघु परास व्यवस्था में होते हैं। लघु परास का मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए निश्चित होते हैं, उसके बाद फिर वो अनिश्चित हो जाते हैं, कुछ समय के लिए। कहने का मतलब ये अणु कैसे होते हैं, अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, सीधा शॉर्ट में कह सकते हैं अनिश्चित क्रम में, अनिश्चित क्रम में, शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, मतलब कुछ समय के लिए निश्चित रहेंगे, उसके बाद फिर क्या होंगे, अनिश्चित। इसे लघु परास कहते हैं। मतलब इनके अणु, किनके अणु, अक्रिस्टलीय एमॉर्फस सॉलिड के ठोस अणु कैसे होते हैं, निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए निश्चित होते हैं, उसके बाद फिर अनिश्चित हो जाते हैं। इन्हें हम लघु परास कहते हैं। दीर्घ परास का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लंबे समय के लिए एक निश्चित क्रम में रहते हैं, उसे दीर्घ परास कहते हैं। तो चलिए कैसे अनिश्चित क्रम में रहते हैं, जैसे हमने कहा था अभी, मान लेते हैं ए 3 तक तो ए सेम आ गया। अब यहां से डायरेक्ट इसको पता नहीं क्या हो गया, बी, फिर यहाँ पर ए आ गया। कोई फिक्स नहीं है, कुछ समय के लिए निश्चित रहेंगे, उसके बाद फिर अनिश्चित हो जाएंगे। यहां पर अगर है बी ए बी, ये लो। अब यहां पर फिर क्या कह सकते हैं हम, फिर कह सकते हैं बी ए, मतलब कोई निश्चित नहीं कौन कहां आ जाए, पूरा खिचड़ी बन जाए। कोई निश्चित नहीं है कौन कहां आ जाए, पूरा खिचड़ी बन जाए। समझ पा रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों का पहला गुण है इनके अणु लघु परास व्यवस्था में अरेंज होते हैं, अर्थात कहने का मतलब निश्चित क्रम में अरेंज नहीं होते हैं। और क्रिस्टलीन मैंने क्या कहा था, ये एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, निश्चित क्रम में अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टलीन और अक्रिस्टलीन पहला पॉइंट मिला आपको, जी हाँ मिला। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ये समदैशिक
समदैशिक होते हैं। समदैशिक माने इंग्लिश में कहें तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब कहने का क्या है, समदैशिक होते हैं ये। और क्रिस्टली क्या थे, विषमदैशिक। याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये समदैशिक होते हैं, वो विषमदैशिक। विषमदैशिक तो मैंने समझाया, समदैशिक समझिए। समदैशिक का मतलब क्या है बच्चों, जैसे हम इधर जाएं, गए ए ए ए बी बी ए, मतलब कोई निश्चित क्रम नहीं मिला, बिल्कुल सही बात है। हम इधर जाएं, ये देखिए बी बी ए, कोई निश्चित क्रम नहीं मिला। हम इधर चले जाएं, बी ए ए बी, कोई निश्चित क्रम नहीं मिला। इधर चले जाएं, कोई निश्चित क्रम, मतलब किधर भी जाएं कोई निश्चित क्रम नहीं मिल रहा है। चाहे हम इधर जाएं तो भी अनिश्चित क्रम है, इधर जाएं तो भी अनिश्चित क्रम है, इधर आए तो भी अनिश्चित क्रम है, कहीं भी जाएं तो अनिश्चित क्रम ही होगा। मतलब कहीं भी जाए पूरी खिचड़ी मिलने वाली, चाहे सामने चाहे फ्रंट चाहे बैक, सेम साइज अनिश्चित मिलेंगे, कोई निश्चितता नहीं है। इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, समदैशिक। मतलब किधर भी जाओ समान लोग मिलेंगे, समान मतलब अनिश्चित क्रम मिलेगा, इसीलिए इसे समदैशिक कहेंगे। क्या कहेंगे, कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट परमाणु आयन या अणु मिलेंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, विषमदैशिक, समदैशिक सॉरी। तो क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं, क्योंकि चाहे जिधर जाइए इनकी दिशाएं समान होती हैं। समान मतलब अनिश्चित होती हैं, चाहे जिधर जाइए, ऊपर जाए तो भी अनिश्चित, नीचे जाए तो अनिश्चित, सामने जाए तो अनिश्चित, सभी दिशाएं समान है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, समदैशिक कहेंगे। अच्छा, अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं बताएंगे आप लोग। इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड लिख सकते हैं। इसे अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अतिशीतित द्रव। बच्चों आप देखेंगे पुराने घरों की जो खिड़कियां होती हैं वहां पर कांच लगा होता है, तो काफी पुराने जो कांच होते हैं वो नीचे सतह पर मोटे हो जाते हैं और ऊपर क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। रीजन क्या होता है कि जब टेम्परेचर पाते हैं तो सुपर कूल्ड लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है, द्रव से बना हुआ है, अत्यधिक ठंडा द्रव है, तो कांच क्या होता है, ये द्रव चूंकि ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण होता है, टेम्परेचर जब पाता है, ताप पाता है, तो ऊपर से नीचे की ओर बहने लगता है। ये क्रिया बहुत स्लो होती, बहुत धीरे होती है। आप ये नहीं देख सकते कि ये तुरंत हो जाएगा, हम देख ले कि ऊपर कांच पतला हो गया नीचे मोटा हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत पुरानी बिल्डिंगों में देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब कांच खिड़कियों का अगर देखें तो ऊपर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह अतिशीतित द्रव होता है। अतिशीतित द्रव टेम्परेचर पाने पर उनके अणु ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, जिस वजह से पुराने घरों की खिड़कियों का कांच ऊपर पतला और नीचे सतह पर मोटा हो जाता है। किस कारण, अतिशीतित द्रव होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है कांच। क्लियर हो गई बात। चलिए इतना फटाफट लिखिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। चलिए यहीं पे जगह में लिख देता हूं, 3 के बाद चौथा कैरेक्टर। चौथा, इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता। इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता। अच्छी बात। उनका निश्चित क्यों होता है, जैसे हम लोहा ले लें, लोहा को अगर टेम्परेचर देंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक निश्चित ताप पर वह पिघल जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक को हम गर्म करेंगे तो प्लास्टिक एक निश्चित ताप पर नहीं पिघलेगा। प्लास्टिक क्या होगा, पहले नरम होगा, फिर सॉफ्ट होगा, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो धीरे धीरे द्रव अवस्था में आएगा। मतलब इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। उदाहरण 5वां नंबर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, इस पे आप प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक, कांच ले लीजिए,
रबर ले लीजिए, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों इनको जब आप गर्म करेंगे तो डायरेक्टली ये द्रव में नहीं परिवर्तित हो जाएंगे, धीरे धीरे परिवर्तित होंगे, मतलब इनका गलनांक क्वथनांक फिक्स नहीं होता है। नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। यही हमें पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस में है, यही मेन पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, जो पहला होता है उसे बोलेंगे आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। इंग्लिश में लिखना चाहें तो यही होगा, आयनिक सॉलिड। जो दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, धात्विक ठोस, इंग्लिश में मेटेलिक सॉलिड। तीसरा होगा सहसंयोजक, सहसंयोजक या इसी को नेटवर्क कहते हैं, सहसंयोजक ठोस, इसी को क्या कहते हैं, नेटवर्क। और इंग्लिश लिखना चाहें तो क्या होगा, कोवैलेंट सॉलिड। अगर हम चौथे की बात करें, चौथा आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन में किसकी बात करेंगे, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड, सहसंयोजक ठोस यानी इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड, और ये आणविक ठोस। आइए हम सभी को पढ़ते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए पढ़ते हैं कि क्या होते हैं आयनिक सॉलिड, क्या होते हैं मेटालिक सॉलिड, क्या होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, और क्या होते हैं कोवैलेंट सॉलिड, सभी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कैरेक्टर जानते हैं। नंबर ए, और नीचे लिखते हैं, ठीक है, नंबर ए। नंबर ए में सबसे पहले क्या बोलेंगे, नंबर ए में बोलेंगे संघटक कण। संघटक कण मतलब किनसे मिलके बना हुआ है, संघटक कण देखते हैं। नंबर बी में हम देखते हैं, नंबर बी में देखते हैं बंध आकर्षण बल, बंध आकर्षण बल मतलब किसके कारण, किस बल के कारण बना हुआ। तीसरा देखते हैं एमपी और बीपी। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। और चौथे में हम देखते हैं विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। और पांचवे में हम देखते हैं उदाहरण, उदाहरण। चलिए छोड़िए इसको, ये देखिए। अब सबसे पहले क्या था हमारा नंबर एक, आयनिक, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और दूसरा क्या था बच्चों, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, ये दूसरा। आयनिक ठोस क्या होता है, संघटक कण क्या होते हैं, तो कहेंगे संघटक कण इसके क्या होते हैं बच्चों, आयन होते हैं। आयन, आयनों में क्या कह सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन, ये होता है। मतलब संघटक कण आयनिक ठोस में क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन मतलब धनायन या ऋणायन से मिलकर के ठोस बना हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कैसे आयन बने होते हैं। जैसे हमने कहा Na प्लस, उसके बाद Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, इस प्रकार से फिर यहाँ Cl माइनस, फिर यहाँ Na प्लस, और यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस। ये मतलब आयनों से मिलके बन रहा है ये ठोस, तो इसे क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। क्योंकि इसमें परमाणु, अणु या आयन जो भी होंगे, अणु नहीं होंगे, केवल इसमें कौन होंगे, आयन होंगे, क्योंकि आयनिक सॉलिड है ना। तो इसमें जो संघटन
कण होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, संघटक कण, वो कौन होंगे? आयन होंगे, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो। लेकिन अगर धात्विक सॉलिड की बात करें, धात्विक ठोस की बात करें, चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं, आयनिक की। बंध आकर्षण बल, इसमें बंध आकर्षण बल की बात अगर हम बात करें तो आयन है तो कौन सा बंध बनेगा? सबको पता है, मिलेगा तो पढ़ के आ रहे हैं, आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध का मतलब ऐसा बंध जो आयनों के द्वारा बनता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? उच्च। विद्युत चालकता, अगर ये ठोस में रहेंगे तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में विद्युत का चालन, मतलब जब गलेंगे, गलित अवस्था में होंगे, पिघल जाएंगे, तब ये विद्युत का चालन करेंगे, और वैसे रहेंगे तो नहीं करेंगे। कब? जैसे NaCl है तो ठोस है, वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। NaCl को जल में डाल दें तो Na+Cl- आयन टूट गए तो अब वो विद्युत का चालन करेंगे। जी हाँ, अगर इसका उदाहरण देखें तो हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो NaCl ही है, KCl है, और ZnCl2 है, CaF2 है। ये सब कौन से हैं? आयनिक ठोस हैं। कौन से बच्चों? आयनिक ठोस। अगर हम मेटालिक ठोस की बात करें, मेटालिक ठोस की बात करें तो सबसे पहले इसमें संघटक कण देखेंगे। तो संघटक कण क्या होंगे? धातु परमाणु, धातु परमाणु, धातु परमाणु। अब धातु परमाणु, जैसे हम आयरन ले लें, आयरन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Fe2+ बनाता, 3 त्यागता, 3 Fe3+ बनाता। मान लो 2 लॉस किया, Fe2+, एक ये हो गया, Fe2+, एक ये हो, मतलब ढेर सारे ऐसे 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 ढेर सारे Fe2+ पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ भी आपको Fe2+ मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे Fe2+, 2 पॉजिटिव, सब 2 पॉजिटिव ये गोले के अंदर रहेंगे, जगह नहीं इसीलिए मैं नहीं बना पा। मतलब जैसे यहाँ Na+Cl- है, वहां Fe2+ हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एकदम तैरते रहेंगे इन्हीं के बीच में। जैसे समुद्र है, समुद्र में मछलियां तैर रही हैं, उसी प्रकार से यहाँ धनायनों के बीच में इलेक्ट्रॉन तैरते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसे धातु परमाणु ऐसे आयन बनाएंगे। अब इनमें बंध आकर्षण बल क्या होगा? बंध आकर्षण बल का मान क्या होगा बच्चों? कौन से बंध बनेंगे? चूंकि ये धातु है तो क्या बोलेंगे? धात्विक बंध, धात्विक बंध। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसमें भी उच्च होगा, धातु है तो उच्च ही तो होगा, उच्च होगा। विद्युत चालकता, आप जानते हैं धातु में विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, तो बोलेंगे चालक, चालक, विद्युत के चालक होंगे। और अगर उदाहरण देखें तो कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन आदि ETC कर सकते हैं आप लोग। ये हो गए हमारे धात्विक ठोस। क्या हो गए? धात्विक ठोस। तो इसको आप लोग जरा लिख लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद 2 और बचे हैं उनको भी बता देता हूं, नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था बच्चों? सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, या इसी को हम नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। और चौथा क्या था? आणविक ठोस, इसी को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। चलिए, सहसंयोजक में, ठोस में क्या संघटक कण क्या होते हैं बच्चों? तो कहेंगे अधातु परमाणु होते हैं, अधात्विक परमाणु, या सीधे हम लिख सकते हैं अधातु परमाणु। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, ये सब क्या अधातु में आ जाते हैं। बंध आकर्षण बल का मान कैसे होगा? बंध कैसे होंगे? बंध होंगे बच्चों सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। सहसंयोजक बंध का मतलब जैसे सी 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 सी, ऐसे सी सी सी, मतलब ऐसे चारों तरफ नेटवर्क बन जाए तो इसे क्या बोलेंगे? सहसंयोजक सॉलिड। इस प्रकार बनाएगा। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका अत्यधिक उच्च होता है।
अत्यधिक उच्च होता है। विद्युत चालकता, ये विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। अपवाद को छोड़कर और इनका उदाहरण अगर देखा जाए तो उदाहरण क्या होगा? कार्बन मतलब Cc, सिलिकॉन Si, हीरा और ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस में आते हैं। अब हम बात करेंगे आणविक ठोस की। आणविक ठोस में क्या होता है? संघटक कण कौन होते हैं? अणु होते हैं। अणु को मतलब जैसे अणु क्या ले ले, जैसे हम लेते हैं बच्चों H2O ले ले, H2O फिर H2O फिर H2O, मतलब ऐसे ऐसे H2O लेंगे, इसी प्रकार से ये सब आपस में जुड़े रहेंगे। तो इनके संघटक कण अणु होते हैं। H2O भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, वो सारे अणु हो सकते हैं। मतलब ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर के बना उसे आणविक ठोस कहेंगे। ऐसा ठोस जो अधातु परमाणुओं से मिलकर बना, सहसंयोजक यौगिकों से मिलकर बना हो, उन्हें हम सहसंयोजक ठोस कहेंगे। ऐसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना उसे आयनिक ठोस कहेंगे। ऐसा ठोस जो धातुओं से मिलकर बना उसे धात्विक ठोस कहेंगे। चलिए, अगर हम बंध आकर्षण बल का मान देखें तो इसमें बच्चों वांडर वाल बल्स और हाइड्रोजन बंध, वांडर वाल बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इनको बांध के रखता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो बच्चों ये लो होता है, कम होता है, निम्न होता है आणविक ठोस का। विद्युत चालकता भी इनकी क्या होती है? निम्न होती है, मतलब लो, इनका भी लो, कम होता है। और उदाहरण अगर देखें तो क्या होंगे? H2O, CO2, N2, P4, S8 इत्यादि। बात समझ में आई? तो यहां हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा ये लिखा हुआ है आपके सामने कोवेलेंट सॉलिड, चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है आयनिक सॉलिड? ऐसा सॉलिड जो आयनों से मिलकर बनता है उसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। दूसरा मैंने पढ़ाया धात्विक ठोस, ऐसा ठोस जो धातुओं से मिलकर बने उसे धात्विक ठोस कहते हैं। तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया? तीसरा मैंने पढ़ाया सहसंयोजक ठोस, ऐसा ठोस जो सहसंयोजी यौगिकों से मिलकर बने, जैसे कार्बन सिलिकॉन से मिलकर बने। आणविक ठोस ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर के बने उसे आणविक ठोस कहते हैं। सारी प्रॉपर्टीज, सारे गुण, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको लिखा है। तो आज हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अगले लेक्चर से, अगले टॉपिक से बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आप सब लोग बड़े ही मजे के साथ पढ़िए इस टॉपिक को, नोट्स जरूर बनाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। और इस समय आप हरिओम क्लासेस के माध्यम से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैं हूं मनोज यादव, तो आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।